हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। तो इसमें अर्थशास्त्र क्या है, जैसे कि भौतिक विज्ञान से हमें अपने चारों ओर के विश्व, सौरमंडल, ग्रह के की आदि की कार्य के बारे में, उनकी कार्यविधि के बारे में समझने में सहायता मिलती है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र हमें यह समझाता है कि किस क्षेत्र, देश या फिर विश्व की अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है, और इसमें अर्थशास्त्र के अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। इन्हीं सिद्धांतों की सहायता से हम यह विश्लेषण करते हैं कि कोई अर्थव्यवस्था किस प्रकार से अपने कार्यों का संपादन कर रही है। तो इससे हमें यह अर्थशास्त्र के बारे में पता चलता है, और इसी के अंतर्गत जो इकोनॉमी सर्वे होता है, बजट होता है, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो अर्थशास्त्र, इसमें समष्टि और व्यष्टि दो आती है, इनके टाइप्स हैं। तो समष्टि मतलब माइक्रो, और व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमी होता है। तो माइक्रो या व्यष्टि, तो इसमें हम देखते हैं जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक परिवार अथवा एक औद्योगिक इकाई के स्तर पर किया जाता है तो इसे माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। किसी एक परिवार या औद्योगिक इकाई के स्तर पर जब इसका अध्ययन किया जाता है, इनकी आर्थिक गतिविधियों का, तो इसे हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इनकम ऑफ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट, किसी फैमिली की इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन संपूर्ण देश के स्तर पर किया जाता है तो यह मैक्रो इकोनॉमी या समष्टि अर्थव्यवस्था कहलाती है। माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर किसी परिवार या किसी एक फैक्ट्री, किसी फैमिली की इनकम, इस पर, और जो मैक्रो है वो पूरे हमारे देश के स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है, तो यह मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। मैक्रो इकोनॉमी में एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जीडीपी, जीएनपी, इनकम ऑफ द कंट्री, ये होता है मैक्रो इकोनॉमी, जो कि संपूर्ण देश के स्तर पर अध्ययन किया जाता है, और माइक्रो अर्थात छोटे स्तर पर। इस प्रकार से इसमें हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। उसके साथ ही मौद्रिक नीतियाँ, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, और बैंकिंग के बाद मुद्रा बाजार या मनी मार्केट, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये पढ़ेंगे, और एनडीपी या नेशनल इनकम, राजकोषीय नीति या फिजिकल सिस्टम, ये पढ़ेंगे। फिर टैक्सेशन, बजट, और व्यापार एवं निवेश, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, तो ये क्या होता है? इन्फ्लेशन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी की दशा, जो कि एक देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न कर दे, इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो सामान्यतया मुद्रास्फीति को महंगाई कहा जाता है। ये नॉर्मल, इसको हम महंगाई कह देते हैं, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को।
परंतु यह महंगाई का एक परिणाम है। यह वास्तव में महंगाई ही नहीं है, उसी का एक रिजल्ट है। अर्थात महंगाई के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। महंगाई के कारण ही मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, हम उसे ही मुद्रास्फीति नहीं कह सकते। सामान्य बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति में एक मुद्रा की क्रय क्षमता या परचेसिंग पावर शून्य हो जाती है तो उसे प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। यह कभी कभी होता है कि उसकी किसी भी मुद्रा की क्रय क्षमता शून्य हो जाती है। ये है इन्फ्लेशन। अब हम इसके प्रकार देखते हैं कितने प्रकार की होती है। तो यह मुख्यतया इसके प्रकार में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है। तो एक एक करके देखते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यह क्या है? तो इसमें जब किसी वस्तु की मांग उसकी आपूर्ति से ऊपर चढ़ी जाए, जितना उसकी मांग है और वो ज़्यादा बढ़ जाए आपूर्ति से, अथवा किसी वस्तु की आपूर्ति, वस्तु की जितनी पहुंच हो रही है उसकी आपूर्ति मांग से कम हो जाए, जितनी मांग है उतने हम प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं। जब यह स्थिति आती है तो ऐसे में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो यह तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु की आपूर्ति कम हो जाए और उसकी मांग बढ़ जाए, तब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे ग्रोथ और वेज इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। तो इसका नाम यह भी दिया गया है, जैसे कि यह कंडीशन कब उत्पन्न होती है? जब आय में बढ़ोतरी हो जाए। किसी भी पर्सन की अगर आय बढ़ती है तो लोग उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो लोगों की मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है लोगों की। और दूसरी, बैंक से कम ब्याज पर ऋण की प्राप्ति। जब बैंक कोई भी ऋण देती है तो उस पर टैक्स कम कर देती है, टैक्स का परसेंटेज, तो उस समय लोग अधिक से अधिक वहाँ ब्याज लेते हैं और उससे वस्तुओं की खरीदी करते हैं, तो तब ये मांग बढ़ जाती है और उस समय यह डिमांड पुल इन्फ्लेशन दिखाई देता है। दूसरा है इसमें लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या होता है? जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाला व्यय बढ़ जाता है तो इससे अंतिम उत्पादित वस्तु भी महंगी हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो इस कारण से वहाँ पे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाला व्यय ही बढ़ गया है। जैसे इसका एग्जाम्पल, मजदूरी में वृद्धि, कच्चे माल की लागत में वृद्धि। कच्चा माल ही महंगा हो गया तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। इस प्रकार से जब होता है तो यह लागत प्रेरित मुद्रास्फीति हो जाती है। इसमें तीसरा है स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक मुद्रास्फीति। यह किसी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी, व्यावसायिक समूहीकरण, परिवहन सुविधा एवं भंडारण सुविधा का बेहतर न होना। तो इन संरचनात्मक समस्याओं के कारण जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखते हैं हम इसके दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। तो इसमें क्रीपिंग या रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति या वॉकिंग
भागती हुई मुद्रास्फीति या रनअवे इन्फ्लेशन या चरम मुद्रास्फीति, हाइपर गैलोपिंग मुद्रास्फीति, ये होती है। 4 प्रकार हैं, तो इसमें एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। यहाँ मुद्रास्फीति की दर 3% तक रहती है। सामान्यतया विकसित अर्थव्यवस्था में यह स्थिति पाई जाती है। तो यह विकसित अर्थव्यवस्था में ही पाई जाती है सामान्यतया। और सेकंड है चलती हुई मुद्रास्फीति या वॉकिंग मुद्रास्फीति। यहाँ मुद्रास्फीति की दर 3% से 10% तक रहती है। सामान्यतया यह विकासशील अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। जो क्रीपिंग है वह विकसित और जो वॉकिंग है वह विकासशील अर्थव्यवस्था में, और इसका दर यहाँ पे 3% से 10% इन्फ्लेशन रहता है। थर्ड टाइप्स है भागती हुई मुद्रास्फीति या रनअवे। यहाँ पर मुद्रास्फीति की दर 10% से 30% के बीच रहती है। यह एक अर्थव्यवस्था के लिए बुरा संकेत है, क्योंकि यहाँ मुद्रास्फीति सरकार के नियंत्रण से बाहर होने लगती है। इसलिए यह अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के लिए बुरा संकेत देती है। फोर्थ टाइप है चरम मुद्रास्फीति या हाइपर गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति 30% से भी अधिक चली जाती है तो यह चरम मुद्रास्फीति कहलाती है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मुद्रा संकुचन या अस्फीति पढ़ेंगे, डिफ्लेशन। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे इसमें जितने वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और क्लास को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।